moving again. So just एक साल पहले एग्जैक्टली जो लास्ट कॉन्फ्रेंस थी तब व्हाट्सएप का एक मैसेज फॉरवर्ड चल रहा था कि 10 साल पहले अगर आपने आइशर मोटर्स लिया होता, सॉरी बुलेट नहीं ली होती और आइशर मोटर्स लिया होता तो क्या होता। अभी ये साल में दूसरा एक मैसेज स्टार्ट हो गया है, सेकंड वर्जन आ गया है कि 5 साल पहले अगर आपने टाटा मोटर्स लिया होता तो बुलेट का भी पैसा नहीं बनता। So this is what equity market is for you, and this is how things turn. So we will have a mix of Hindi and English both, right? और हिंदी चलेगा पूरा. So let me set the context. In the last 2 conferences, we have been motivating people, motivating investors to migrate from equity, direct equity to professional route of investing, that is PMS and mutual funds. So this is just an extension of that effort. How did this topic came in my mind? So I have been meeting people, investors, every day. I meet every day one or two new investors, and this is what I am doing since last more than a decade. And what I have found out is there are a lot of myths related to PMS, portfolio management services, and actually portfolio management is the trending right now. So in today's discussion, we will have that notions cleared. Just a disclaimer that we deal with both mutual funds as well as PMS. Even Tahir Bhai, Invesco AMC deals with both the things. So we don't have any favorites. So let me kickstart the discussion with Tahir Bhai. Yeah, please go ahead. Yeah. I just have a little bit of echo in your voice, so I can't. Yeah. So Tahir Bhai, एक common myth है कि PMS is just like a mutual fund. So what do you have to say about this? No, I don't think that is true. बिल्कुल सही नहीं है, मतलब बहुत सारे differences है दोनों कैटेगरी में। और to start with, basically I think म्यूचुअल फंड बिगिनर्स इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिनको इन्वेस्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको फिर भी निवेश करना है और एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू करनी है अपनी ज़िंदगी में, उनके लिए म्यूचुअल फंड एक आसान सा रूट है। PMS इज रिलेटिवली फॉर मोर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर के लिए, जहाँ पे किसी इन्वेस्टर को कुछ थोड़ी हद तक मार्केट्स की समझ है, स्टॉक्स की समझ है, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है उनकी थोड़ी बहुत अगर आइडिया है, तो उनके लिए PMS एक अच्छा फॉर्मेट हो जाता है। अभी जो रेगुलेशंस PMS और म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि PMS में देयर इज लिटिल मोर फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू व्हाट वी हैव नाउ इन म्यूचुअल फंड। तो अगर आप में एक रिस्क थोड़ी लेने की क्षमता है, तो मुझे लगता है कि PMS बिकम्स अ रीजनेबली डिसेंट व्हीकल, जो शायद आप कुछ हद तक म्यूचुअल फंड में नहीं कर पाते आजकल। You have a lot more freedom and flexibility in terms of the way you want to constitute your portfolio. आपको कोई तरीके का बंधन नहीं रहता। आपको अगर एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो जैसे सौरभ जी ने बताया ऐसा कुछ बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। आपको अगर एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है तो आप बना सकते हो। आपको एक थीमेटिक पोर्टफोलियो बनाना है तो आप PMS में बना सकते हो। अब थोड़ी बहुत जो कंस्ट्रेंट्स MF में आई है, म्यूचुअल फंड में आई है, वो शायद थोड़ी वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। तो एक तरीके से PMS में वो एडवांटेज रहता है कि you can do things a lot more easier than what you were able to do. So I don't really think it is that they are alike. They have a lot of their own differences. म्यूचुअल फंड की एक निहायत इम्पोर्टेंट सेविंग्स की जो चैनलाइज करने की जो व्हीकल है वो है, क्योंकि PMS में आप 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड में आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप छोटे से छोटा इन्वेस्टर अगर हो, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये से भी शुरुआत कर सकता है। तो निवेश करने की एक जो एंट्री व्हीकल है वो MF प्रोवाइड करता है, एक थोड़ी बहुत सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। और अगर किसी को ऐसे शौक है कि मैं अपने बलबूते पे एक पोर्टफोलियो बनाऊँ या बनवाऊँ या देखूँ उसको मैनेज होते हुए, I think for them PMS is the format for which they should vote for. So recently I met an investor there way, जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते थे, पिछले 7 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब और उनको लग रहा था कि वो रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो जब वो
मेरे पास में रिव्यू के लिए आए, तो ही इज नॉट इन्वेस्टेड इन अस, बट जो रिव्यू के लिए आए, तो मैंने जब पोर्टफोलियो देखा तो आई फाउंड कि बहुत सारे लूजर्स हैं उसमें, 5-7 साल के बहुत सारे लूजर्स, वी कम टू नो इमीडिएटली। सो व्हाट आई डिड इज कि उनको बोला कि आप लेजर मुझे दो, और पूरा डिटेल्स निकाला और रिटर्न्स कैलकुलेट किया। द रिटर्न्स वर्कड आउट to be 2% CAGR for last 7 years, which is much less than what FDL delivered. The first question I ask that investor is, आप 2% कमाने के लिए इक्विटी का लिस्ट ले रहे हो? So what will you advise to such investors कि जिनका डायरेक्ट इक्विटी में पोर्टफोलियो है और रिटर्न्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है उसमें? ना, आई थिंक दिस इज द अदर एक्सट्रीम ऑफ कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जहाँ पे आप पूरी तरह से भूल गए कि अपने पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है। तो आई डोंट थिंक दैट इज ऑल्सो एडवाइजेबल। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कैजुअल। आपने अपना खुद का पैसा, खुद की मेहनत का जो पैसा है वो लगाया हुआ है 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, और आप उसको कैसे भूल सकते हो? इट इज़ एज वाइटल एज योर हेल्थ। और हेल्थ के पैरामीटर्स तो आपको रेगुलरली विजिट करने ही होंगे, शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल, जनरल हेल्थ। सेम इज द केस विद वेल्थ क्रिएशन, सेम इज द केस विद इन्वेस्टमेंट, सेम इज द केस विद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो दिस इज क्रिमिनल मेरे हिसाब से। अगर आपने कुछ नहीं देखा है उसके बारे में, तो आप एक तरीके से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, बिकॉज द थिंग इज दैट यू हैव इन्वेस्टेड योर हार्ड अर्न मनी एंड you want to beat inflation, at least beat inflation if not anything else. Forget peer group, forget indices and so on and so forth. अगर 7-8% इंडिया में इन्फ्लेशन रहा है, उसको बीट करना है, 10-12% बनाना है, तो आपको, और अगर आप 2 या 4% बना रहे हो आफ्टर टैक्स, तो देन यू हैव अ प्रॉब्लम। you need a health advisor, you need to go to the doctor. I think that is the key. Absolutely. So you will be surprised to know that Surat's largest cooperative bank, who is dealing with demat services, is holding a total demat holding worth rupees 5,000 crore rupees, जिसका रिटर्न ट्रैक नहीं होता है, एंड दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न, एंड दिस इज व्हाई वी पीपल कंडक्ट सच इवेंट्स। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों पैसा नहीं बन रहा है? बिकॉज सी, लेट्स अंडरस्टैंड, जैसा विजय भाई बताते, विजय भाई केडिया, वो बताते एक भंगार कैप, राइट? सो व्हाट इज भंगार कैप? तो टोटल 6,500 करोड़, 6,500 कंपनीज जो है लिस्टेड है। टॉप 500 कंपनीज जो है उसका मार्केट कैप है 90% टोटल जो पूरा मार्केट कैप का है, और बाकी का 10% मार्केट कैप ये 6,000 कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती है। एंड जनरली व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज कि ये जो डायरेक्ट मैं जो 5,000 करोड़ का पोर्टफोलियो बोल रहा हूँ, उसमें से मेजॉरिटी कंपनीज आपको इसमें दिखेगी। तो ताहिर भाई, अभी ये तो समझ में आ गया कि भी पोर्टफोलियो जो है वो हमने खुद ने मैनेज नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी एक मिथ है या बिलीफ है कि पीएमएस में जो है, पीएमएस आर मेंट फॉर कमर्शियल पर्पसेस। पीएमएस में ब्रोकरेज और टर्नओवर करने के लिए ही फंड मैनेजर पैसा लेता है। ऑन दी अदर हैंड, म्यूचुअल फंड में तो कुछ लगता ही नहीं है, जो दिखता नहीं है वो होता नहीं। व्हाट विल से अबाउट इट? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है अभी। आजकल फ्री लंच तो सब हर बंद हो गया मेरे हिसाब से, कहीं नहीं मिलता। तो म्यूचुअल फंड में आपका काम मुफ्त में हो जाएगा, ऐसा तो चांस ही नहीं है। जैसे आपने बताया कि मतलब बेसिकली द प्रॉब्लम इज कि वो दिखता नहीं है, बट हर महीने आपका जो फीस है वो म्यूचुअल फंड से कटता ही है। और अगर आप हिसाब लगाओ ठीक से, एंड डिस्क्लोजर्स है आपके पास, फैक्ट शीट्स आते हैं म्यूचुअल फंड के डेटा में, आप देख लीजिए 2.5 से 3.25% अब तक तो म्यूचुअल फंड भी फीस लेते ही थे। अब थोड़ी बहुत कम हो जाएगी शायद, क्योंकि रेगुलेशन थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो कॉस्ट है वो लगभग पीएमएस से सिमिलर है। हाँ, कुछ पीएमएस में देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स विच आर देयर इज प्रॉफिट शेयरिंग होता है, या कुछ अपफ्रंट फीस होती है, सेटअप फीस के रूप में आती है, जैसे कुछ वेरिएशंस होते हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड में शायद नहीं होते। बट ऐसा कहना कि म्यूचुअल फंड में आपको कॉस्ट नहीं लगता और आपको एक फ्री लंच मिल रहा है, वो गलत बात है। So I don't really think on the cost aspect there is much of a difference between PMS and mutual fund. But depending upon the way the PMS or the mutual fund can be conducted, the return outcomes can be obviously different. So इसका मतलब ये है कि PMS और म्यूचुअल फंड्स दोनों में चार्जेस लगते हैं, प्रोफेशनल फीस पे करते हैं। Almost. So
लेट्स अंडरस्टैंड सी वी हैव वेरी प्रोफेशनल्स हियर और वो उनके प्रोफेशन से नहीं कर सकते ये सब चीज़. Why these people are get or why these people we pay to these people, right? Professionals. So professionals का importance क्या है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी, 1 मिनट लूँगा. एक शिप का एक इंजन फेल हो जाता है एक बार. सो शिप के ओनर जो है वो बहुत सारे इंजीनियर्स को बुलाता है एक के बाद एक, लेकिन किसी से भी वो फिक्स नहीं हो पाता है. फिर वो जो जाके एक एक्सपर्ट इंजीनियर को, जो एक्सपीरियंस इंजीनियर रहता है, उनको बुलाता है और एक्सपीरियंस पर्सन नाम लिया तो ऐसे ही अपने सामने एक इमेज बन जाता है. 55-60 साल के बुजुर्ग आए रहेंगे, राइट. और वो उनका टूल किट लेके आए, उन्होंने इंजन का मुआयना किया एंड व्हाट ही डिड इज कि एक हैमर निकाला उनके टूल किट में से और एक जेंटली प्रेस कर दिया वहाँ से. विद इन नो टाइम द इंजन वॉज बैक टू लाइफ. वो चले गए, बिल आया उनका. बिल आया कितने का? $10,000 का बिल आया. यस, ये जो आपका रिएक्शन है वैसा ही उसका ओनर का रिएक्शन था कि $10,000 इतनी छोटी सी चीज के लिए. सो आइटमाइज्ड बिलिंग मंगाया. तो आइटमाइज्ड बिलिंग में 2 चीज लिखी हुई है. एक $2 फॉर टैपिंग द हैमर, $9,998 फॉर नोइंग वेयर टू टैप. सो टू लिंक दिस विथ द फंड मैनेजर्स इज कि they know what to buy, how much to buy, when to hold and how much to sell, when to sell. So this is very important. I think I fully agree with you, Kewal. Basically, हम जो 2.5% PMS में लेते हैं या म्यूचुअल फंड में लेते हैं, वो क्या है? वो उस बात के लिए नहीं कि मतलब खैर दुकान तो चलानी है, वो तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा है ये है कि आप जो पेशेंस इन्वेस्टिंग में नहीं दिखा पाएंगे एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, वो पेशेंस आप हमसे खरीद लेते हैं बेसिकली. सो वो उसके लिए जो 2.5% की फी है, जो आप अपना जो इम्पेशेंस है वो हमको ट्रांसफर कर दें बेसिकली. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर, एंड देन यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट पोर्टफोलियो जहाँ पे आप 10 साल तक अच्छी अच्छी कंपनियां लेके बैठ सकोगे. और बिकॉज बहुत सारे लोगों में वो इम्पेशेंस आ जाता है, मारुति का पावर डबल हो गया तो बेच देंगे, ठीक है, बहुत हो गया हमारे लिए. तो बट अगर उसमें कंपाउंडिंग की एबिलिटी है, अगर मोट है या कुछ और है, तो आपको वो, और कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है, आप मुझे किसी को यहाँ पे रूम में समझाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि कैलकुलेटर में भी दिख जाएगा. लेकिन जो आउटकम है वो हम, और ये सब चीज़ हमने स्कूल में सीखी थी, और अब आज उसको इम्प्लीमेंट करने का जब टाइम आया है और उसका नतीजा देखने का टाइम आया है तो हम उसको भूल जाते हैं. सो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई वी चार्ज दिस 2.5%, एंड यू शुड एक्चुअली ट्रीट इट लाइक अ प्रोफेशनल सर्विस. जस्ट लाइक you need to go to a doctor in order to get your health checkup done. You can't do it at home beyond a particular point, right? और उसके लिए आपको प्रोफेशनल फी देनी पड़ती है, वो देनी पड़ती है. So this is what you have to think of even in terms of investments. True, very true. So परसों मैं एक ज्वेलर से मिला, रिनाउंड ज्वेलर, अभी आए थे यहाँ पे. आई वुड नॉट नेम एनीवन, लेकिन मैं जब मिला उनसे तो उन्होंने बोला कि मैं 15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं म्यूचुअल फंड्स में करता हूँ. तो मैंने बोला कि आप पीएमएस में क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने बोला कि पीएमएस जो है वो रिस्की होता है, कॉन्संट्रेटेड पोर्टफोलियो रहता है, तो पहले रिस्क रहता है. पहले 15 साल का होराइजन है मेरा, लेकिन पीएमएस मुझे रिस्की लगता है. सो व्हाट इज योर से अबाउट दिस? देखिए, रिस्की पोर्टफोलियोज बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, और वो म्यूचुअल फंड में भी बनाए जा सकते हैं और पीएमएस में भी बन सकते हैं एक्चुअली. तो ऐसा नहीं है कि the risk is more about the quality of businesses that you buy. It is not about the theoretical variation in the stock prices, क्योंकि वो तो म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स में भी होंगे और पीएमएस के भी स्टॉक्स पे ऊपर नीचे होते रहेंगे. लेकिन अगर आपने गलत बिजनेसेस खरीदे हैं या गलत कंपनियों में आपने निवेश कर लिया है, तो ना तो आपको पीएमएस में वो कंफर्ट मिल पाएगा, या वहाँ पे ना तो आप बच पाओगे या तो म्यूचुअल फंड में बच पाओगे. तो रिस्क तो दोनों जगह है. यस, ऐसा हो सकता है कि पीएमएस में अगर आप चाहो तो यू कैन, एंड इफ यू आर विलिंग, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप कुछ हद तक रिस्क लेने के लिए तैयार हो, रिस्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेकिंग मोर कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर्स, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है फंड मैनेजर में, आपने उसका ड्यू डिलिजेंस किया है. फंड मैनेजर का ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है. आप बहुत सारे
PMS शॉप्स है कंट्री के अंदर, इट्स अ वेरी अनरेगुलेटेड, आई मीन वेरी फ्रैगमेंटेड बिजनेस। और लेकिन अगर आपने ठीक से डॉक्टर को चुना है तो देन ही विल बी एबल टू मेक श्योर दैट you have a health improvement without any cost or with lesser cost. That is the same thing that you will have see even in case of investments. So PMS में भी it is possible कि you may get another mutual fund also. It is possible that you might get risky portfolios. It is about how they manage it, and if it is managed well, and if it is if there is a process behind the management of these funds, then risk can be mitigated on both sides. So ऐसा नहीं है कि PMS is the only risky proposition. Mutual fund can also be risky. Saurabh ji ne bataya, he was mentioning that many of the funds have actually underperformed the market, and they have underperformed because of maybe not it could be only a few stocks out of those 20% of the stocks which may have taken away all their profit that they would have made, and those are critical mistakes. If you can avoid some of these critical mistakes, आपका काम हो जाएगा. तो I think risk is there in both. It depends upon आपका रिस्क लेवल, आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, वो आपको पहले जानना जरूरी है. आप किस हद तक रात को नींद, आप अच्छी नींद सोना चाहते हो तो यू टेक अ लेस रिस्की पोर्टफोलियो. इफ यू हैव appetite for slightly higher returns, you can bear the concentration risk, but with a able and capable fund manager, then you should take that as an option. ताहिर भाई, अभी थोड़ी देर पहले स्वामी जी बैठे थे तो हम इलेक्शन की बात कर रहे थे. सौरभ भाई आए तो उन्होंने भी इलेक्शन की बात की. अभी हमको भी इलेक्शन की बात करनी पड़ेगी. सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, लेकिन एक बार इलेक्शन का आउटकम आ जाए फिर मैं करूँगा. ये इवेंट्स तो आते रहेंगे, इलेक्शन जाएगा तो कुछ और आ जाएगा अपने सामने, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है. एंड खैर इलेक्शन पे ही कुछ डेटा क्रंचिंग हुई है, और मैं इसके लिए मुझे कुछ भेजा था कुछ दिनों पहले, और अपेरेंटली 1979 से अगर मार्केट का डेटा ले लेते हैं तो जो भी इलेक्शन आया है, इलेक्शन से 6 महीना पहले और इलेक्शन के 18 महीने बाद, विच मीन्स अ टोटल ऑफ 24 मंथ्स, हर इलेक्शन के 6 महीने पहले से अगर आपने निवेश किया होता और 18 महीने बाद तक आप इन्वेस्टेड रहे होते तो आपका रिटर्न समवेयर बिटवीन 30 and 40% था अक्रॉस ऑल काइंड्स ऑफ इलेक्शंस व्हिच हैव हैपेंड इन इंडिया सिंस 1979 टिल नाउ. और अगर इलेक्शन होने के बाद अगर आपने 5 साल शायद रख लिया तो आपका रिटर्न 20% के करीब रहा. तो बेसिकली विच इज ऑल्सो नॉट बैड. सो इसेंशियली टेल्स यू कि देखो, जैसे सौरभ जी ने भी बताया कि मतलब ये इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं रही है. और शायद उसका रीजन ये है क्योंकि मेनी ऑफ द outcomes in the economy probably are not dependent on politics or not dependent on election outcomes. Okay, it is dependent on several other things. और ultimately जो stocks की appreciation होती है या wealth creation होती है वो earning से जुड़ी होती है. So beyond a particular point, कौन सी गवर्नमेंट आती है, किस फॉर्म की आती है, उसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है. और इलेक्शन के कारण रिटर्न्स में भी कोई अंतर नहीं दिखाई देता. एटलीस्ट दैट इज व्हाट डेटा इज टेलिंग, एंड दैट इज डेटा व्हिच इज ओवर द लास्ट 35 years or 40 years. So to that extent there is no linkage. और आपको अच्छी बिजनेसेस खरीदने हैं एंड यू हैव टू, इलेक्शंस आते जाते रहेंगे. इंडिया में तो हर 2 महीने इलेक्शन होते हैं वैसे मैंने सुना है, बारिंग द जनरल इलेक्शंस व्हिच आर देयर. सो दैट इज अ वे ऑफ लाइफ. और इवेंट्स तो आते ही रहते हैं, ये तो और एक इवेंट है, उसके बाद कुछ और आ जाएगा, उसके बाद यूएस चाइना कुछ वापस आ जाएगा, या यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या चाइना इलेक्शन, तो समथिंग और द अदर विल कीप हैपनिंग. इवेंट्स के लिए तो हमारे पास बहुत जगह है, मतलब सुबह उठ के हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बहुत इवेंट्स आती रहती है और सब हम बिजी हो जाते हैं उसके अंदर इवेंट्स डिस्कस करने में, बहुत मज़ा आता है, लेकिन उससे कुछ काम नहीं होता. सो आई थिंक आई एग्री विद मोस्ट पीपल दैट it's a very big waste of time and no relevance to investing beyond a particular point. So ऐसे जो इन्वेस्टर्स है कि जो लोग सोचते हैं कि मैं इलेक्शन के बाद में करूँ, जनरली मेरा जो मानना है वो है कि इलेक्शन के बाद में भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते. उसका बहुत सिंपल रीज़न है कि अगर मार्केट का जो फेवरेबल इलेक्शन का आउटकम आ जाता है तो मार्केट पहले ही बढ़ जाना है, राइट. सो अभी बढ़े हुए मार्केट में तो कोई करेगा नहीं क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ गया है.
तो अब अगर अब हमने लेवल देखा है 30,000 का, और अगर आपको 35,000 में आप एंट्री करने को बोलो तो कोई नहीं करता है जनरली। और अगर आउटकम फेवरेबल नहीं आया तो मार्केट टूटने वाला है। टूटते हुए मार्केट में तो हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, तो आप हम कैसे कर पाओगे?